आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करें डेली इकनॉमिक्स कवर करेंगे। इससे पहले मैं डेली इकनॉमिक्स पढ़ा रहा था बट किसी कारण उसमें छोड़ना पड़ गया जॉब की वजह से, और इवन रिस्पांस भी अच्छा नहीं था। और अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि डेली इकनॉमिक्स वापस स्टार्ट कीजिए सर, तो मैं इसलिए अब 16 अप्रैल से जो है आपको डेली इकनॉमिक्स प्रोवाइड करूँगा इन वीडियो फॉर्म ऑल्सो। और बात करें कि इससे पहले जो भी वीडियोस थे उसको छोड़ दो, बट अब से जो है हम पूरा कंटिन्यू रखेंगे। और इस बार नहीं छूटने वाला, इस बार रिस्पांस खराब आएगा तब भी मैं जो इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम नेशनल ऑफिस में पहले बढ़ते हैं। तो नेशनल ऑफिस में आ रहे हैं कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार इशू करता है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मेघालय एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन दो कैटेगरी में मेघालय को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बोला गया है। कौन सी दो कैटेगरी? पहले कैटेगरी मिलेगी बेस्ट स्टेट इन बायोमेट्रिक अपडेट ऑफ चिल्ड्रन। अब आधार में जो है बायोमेट्रिक अपडेट करनी पड़ती है, उसमें भी जो चिल्ड्रन का जो बायोमेट्रिक अपडेट है उसमें फर्स्ट नंबर पे जो है मेघालय आया है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पे मेघालय आया है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी मिलेगी आपको बेस्ट स्टेट इन ऑडिट आधार वेरिफिकेशन। तो दो कैटेगरी में जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बोला गया मेघालय को। और ये जो है अवार्ड दिया गया था न्यू दिल्ली में, किसको? कपूर वॉर को, ठीक है, साय कपूर वॉर जो कि आधार नोडल ऑफिसर हैं, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो UIDAI है जो आधार इशू करता है, जो बायोडिजिट का आधार इशू करता है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मेघालय को एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टू कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी मिलेगी बेस्ट स्टेट इन बायोमेट्रिक अपडेट ऑफ चिल्ड्रन, दूसरी कैटेगरी बेस्ट स्टेट इन ऑडिट आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, सिंपल सा न्यूज है, ज्यादा इसमें दिमाग मत मारो, सिंपल सा न्यूज है। और किसको ये अवार्ड दिया गया है ये आपको याद रखना है, कपूर वॉर को, और ये जो है न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है कि मध्य प्रदेश ने जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना दिया गया। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर का नाम दे दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और ये जो इनका सागर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे दिया गया है। और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो अभी इनका 134 बर्थ एनिवर्सरी भी है, उसी को देखते हुए जो है ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो उसके आगे ही जो है डिसीजन लिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक डिफरेंस समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेचुरल पार्क क्या होता है। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो ये मान लो कि ये क्या है, ये है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या रहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में रिस्ट्रिक्शंस कम होती है। यहाँ पे एनिमल तो रहते हैं, उसके साथ ह्यूमन भी जो है वो रिसोर्स यूज कर सकते हैं। एनिमल रहते हैं, उसके साथ प्लांट भी रहता है, तो ह्यूमन चाहे तो जो भी कंज्यूम करना चाहे, जो प्लांट है लकड़ी वकड़ी तोड़ के अपना जो भी खाद बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मोस्टली ट्राइबल जो एरिया रहता है उधर ये सब कुछ अलाउड रहता है। तो वो हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अंदर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन कम होते हैं, यहाँ पे भी ह्यूमन जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, कुछ रूल्स रहते हैं, उसके बेसिस पे ही जो है आ सकते हैं, जा सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा आता है नेचुरल पार्क। नेचुरल पार्क जो है सबसे अंडर आता है जहाँ पे पूरा जगह जो है प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, पूरा जगह प्रोटेक्ट रहता है, उसमें ना ही ह्यूमन इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इससे मोस्टली एनिमल और प्लांट्स जो फ्लोरा एंड फाउना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता नेशनल पार्क में, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। अब बात करें कि मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व जो है बहुत ज्यादा अच्छा खासा जो है मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। और टोटल बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो वो अब 25 सेंचुरीज हो चुकी है इसके साथ। नहीं चलता पोषण अभियान के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है रिवाइज कर दिया है मटेरियल कॉस्ट अंडर द पोषण स्कीम, जिसको पहले मिड डे मील भी बोला जाता था। पहले मिड डे मील था, बहुत टाइम से मिड डे मील ही चलते आ रहा था। और 1995 में जो है मिड डे मील को जो है लॉन्च किया गया था। और उसके बाद जो है 2021 में जो है पोषण स्कीम के तौर पे जो है इसका नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया गया था। इसके अंदर बोला जाता है कि एक जो लंच है, लंच जो है दी जाएंगी जो भी स्टूडेंट 1 से लेके 8th क्लास तक, मतलब फर्स्ट से लेके जो 8th क्लास तक है उनको जो है लंच प्रोवाइड की जाएगी। और वो एक 1 हॉट कुक्ड मिल्क जो है डेली मिलने वाला है। और ये जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे मिलता है। ये आपको पता होगा, आसपास जो भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे वहाँ पे ये पोषण अभियान के अंदर या पोषण स्कीम के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मिड डे मील मिलता है। इसके बारे में बात करें तो इसको जो है बढ़ाया गया है। पहले जो था जितना पैसे दिए जा रहे थे उससे पैसे जो है बढ़ाए गए हैं। कितना बढ़ाए गए हैं? 9.5% बढ़ाया गया। और ये इफेक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से। अभी जो 9.5% बढ़ाया है
21-20 पे बढ़ाया है। ये बढ़ाया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर के हिसाब से। तो रूरल लेबर का इन्फ्लेशन डेटा है उसके हिसाब से बढ़ाया गया है। और जो रूरल लेबर का जो इन्फ्लेशन डेटा है इसको जो है कंपाइल किया जाता है बाय लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ ने जो है इसको कंपाइल किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है इन्फ्लेशन डेटा, अगर ये CPIRL की बात करें तो ये एक तरह का एवरेज प्राइस रहता है जिसके अंतर्गत जो भी लेबर है वो किस तरह जो गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और इसको जैसे रिलीज किया गया है भाई लेबर ब्यूरो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया। अब इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या मटेरियल कॉस्ट जो है वो चेंजेस किए गए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो आप देख सकते हो ये टेबल में कि ये टेबल जो है टोटल 3 कॉलम में बटा हुआ है। पहला जो 2 कॉलम मिलेगा उसमें आपको रिवाइज कॉस्ट मटेरियल मिलने वाला है पर स्टूडेंट पर डे के हिसाब से मिलेगा। और दूसरा जो है आपको कॉलम मिलेगा टोटल मील कॉस्ट। और अगर रो की बात करें तो इधर आपको लेवल दिए गए हैं, ग्रेड के लेवल, जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने रुपए करके दिए जाएंगे मटेरियल कॉस्ट एज अ पर डे पर स्टूडेंट के हिसाब से। और दूसरा जो है आपको ग्रेड 6 से लेकर 8 तक मिलेगा जो अपर प्राइमरी बोला जाता है। तो पहले जो ओल्ड रेट था वो आपको मिलेगा 6.19 रुपीज़ करके जो है दिए जाते थे मिड डे मील के तौर पे, पैसे के तौर पे, मतलब पैसे नहीं दिए जाते थे, जो खाना दिया जाता था वो 6.19 रुपये के हिसाब से दिए जाते थे। बट अब जो है नया रेट चेंज कर दिया गया है और ये देखोगे तो 6.78 जो है एज अ रुपी जो है दिया जाएगा पर स्टूडेंट पर डे के हिसाब से एज अ मटेरियल कॉस्ट। और अगर बात करें कि जो अपर प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पहले जो दिया जाता था वो 9.29 दिया जाता था और अब जो है 10.17 जो है दिया जाएगा एज अ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, और ये आप देखोगे तो ये जो जंप है ना ये 9.5% की है। ये जो चेंजेस हो रही है ये जो है 9.5% की है। अब टोटल मील कॉस्ट के बारे में बात करें तो टोटल एवरेज जो है मील कॉस्ट बनता है पर मील के हिसाब से वो 12.13 का बनता है आफ्टर चेंजिंग दिस रेट। और अगर अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स की बात करें तो 17.26 बनता है रुपये। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और कितना बजट एलोकेशन किया ये सब चेंजेस करने के लिए वही आपको देखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। वो आपको मिलेगा 12,500 करोड़ रुपए। तो 12,500 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो बजट एलोकेशन करेंगे। और इसके साथ ही जो एडिशनल भी बजट देने की बात की है सेंटर ने, जिसकी वजह से जो भी कुकिंग कॉस्ट है, जो अभी चेंजेस हुए हैं कुकिंग कॉस्ट में, उसको भी कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत 954 करोड़ रुपए जो है सेंटर जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आपको कवर करते हुए ही चलना है। और पोषण अभियान की स्कीम के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया तो आप यहाँ से वो पढ़ भी सकते हो। अब फंडिंग कैसे स्प्लिट होने वाली है, ये पूरा का पूरा सेंटर जो है फंडिंग करने वाला है। ये एक तरह का सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। इसके अंतर्गत जो सेंटर है वो 60% डालेगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% डालने वाली है। और मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करें तो मटेरियल कॉस्ट मोस्टली जो इंडिग्रेंट है उसके साथ जो फ्यूल है उसको कवर करता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी कॉस्ट ग्रेन का कॉस्ट है वो पूरा का पूरा बेयर करेगी। उसके साथ ही बोला जा रहा है कि ये कॉस्ट बेयर करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये जो है सब्सिडी दी जाएगी और उसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालेगी। ठीक है, तो ये पोषण अभियान के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करने वाली, ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नहीं चलते नेक्स्ट आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी वाराणसी के विजिट में थे जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आनंदपुर डाम जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे विजिट में गए। तो इन्होंने जो है एक तरह से फाउंडेशन स्टोन लिया की है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट जो है इनोग्रेट किया गया है जो कि टोटल 3880 प्लस करोड़ रुपये का रहने वाला है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है 2 जगह पे मतलब फाउंडेशन ले आउट किया गया है। और ये मोस्टली इनका फोकस रहने वाला है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, एजुकेशन है और हेल्थ और स्पोर्ट्स, इसके लिए। ठीक है, तो इसी के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और बाकी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे रोड जो है कनेक्ट करने, ये मेरे ख्याल से यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई, ये लेस इंपॉर्टेंट में आता है बट एग्जामिनर का मान नहीं सकते, बट बहुत कम चांस है कि हमसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। वाराणसी में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है या तो मध्य प्रदेश में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कितना जो है फंडिंग की गई थी, वो भी बहुत कम चांस है जो भी प्रीवियस ईयर देखते हुए आ रहे। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है बट मैं नहीं पढ़ा रहा बिकॉज मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट न्यूज़ में पढ़ता है। तो फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो विराट कोहली जो है पहले बैटर बने जिन्होंने 1000 जो है बाउंड्री मारी है आईपीएल में। 1000 जो है बाउंड्रीज मारी है आईपीएल में। कौन है वो? विराट कोहली है। और ये मैच अभी जो दिल्ली कैपिटल है वहाँ पे हो रहा था बेंगलुरु में, दिल्ली कैपिटल के साथ हो रहा था बेंगलुरु में, जहाँ पे विराट कोहली ने जो है 1000 बाउंड्रीज मारी है आईपीएल हिस्ट्री में। उसके साथ इन्होंने जो है 13,000
जो रन जो है क्रॉस कर लिए T20 क्रिकेट में, ठीक है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन क्रॉस कर लिए हैं और फर्स्ट बैटर बने हैं जिन्होंने 1000 बाउंड्री मारी है IPL हिस्ट्री में। कौन है वो? विराट कोहली है। नेक्स्ट चलता है, इंडिया का पहला AVGC VR इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अब ये क्या होता है AVGC VR इंस्टीट्यूट? ये इसका मतलब हो गया एक तरह से डेडिकेटेड एनिमेशन, वर्चुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है और इस इंस्टीट्यूट को जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है बनाया गया है। अब ये इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ये इंस्टीट्यूट का आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इसका नाम मिलेगा और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है MU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ और महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। अभी जो महाराष्ट्र फिल्म स्टेज कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये मोस्टली जो फिल्म सिटी है, जो आपको पता होगा मुंबई में जो फिल्म सिटी है उसको कंट्रोल करती है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन साइन किया। किसने? पहला आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा मिलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तीसरा मिलेगा महाराष्ट्र फिल्म स्टेट एंड कल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड एनिमेशन, वर्चुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी इंस्टीट्यूट मुंबई में खोला गया है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो आपको ये गोरेगांव मुंबई महाराष्ट्र में मिलने वाला है जो कि फिल्म सिटी है, ठीक है। तो फिल्म सिटी के अंदर का जिसको बनाया गया है। जो पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप जो है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होने वाली है। मतलब जो गवर्नमेंट है वही फंड करेगी, उसके बाद जो पब्लिक जो प्राइवेट है, मतलब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनीज है, वो भी इसको फंड करने वाली है इस प्रोजेक्ट को। इनिशियल कॉस्ट के बारे में बात करें तो इनिशियली इसको 391.15 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन पर्पस के लिए, ठीक है। और बाद में जो है और ज़्यादा फंड किए जाएंगे, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फंडिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत इधर है नहीं। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सौरव गांगुली को जो है चेयरपर्सन ऑफ ICC क्रिकेट कमेटी का बनाया गया है और अभी इन्होंने जो रिप्लेस किया अनिल कुंबले जी को इन्होंने रिप्लेस किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी भी अपॉइंट हुए हैं, ये जो है रीअपॉइंट हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो है रीअपॉइंट हुए हैं एज ICC मेंस क्रिकेट कमेटी चेयरमैन के तौर पे और इनको पहली बार अपॉइंट किया था 2021 में। इनकी एज की बात करें तो 52 इनकी एज है और ये रिप्लेस कर रहे हैं अनिल कुंबले जी को, जिन्होंने 3 बार सर्व कर चुके हैं एज चेयरपर्सन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के। और इनके बारे में बात करें तो ये कमेटी करती क्या है? ये कमेटी जो है लॉज कैसे होने चाहिए गेम्स के, उसके ऊपर बात करती है। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उसके साथ जो है प्लेइंग कंडीशन जो है कैसा रहना चाहिए उसके ऊपर बात करती है। उसके बाद प्लेयर की जो सेफ्टी उसके ऊपर बात करती है और DRS में अगर कुछ भी नया टेक्नोलॉजी लानी है उसके बारे में बात करती है। इन सेंस कि जो भी ICC में जो भी गेम चलने वाला है, उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ जो है डिसाइड करने का काम होता है ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का। और इस कमेटी का जो चेयरपर्सन बनाया गया है वो सौरव गांगुली जी को बनाया गया है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ICC जो मेंस है उसके चेयरपर्सन कौन है, या तो ICC के जो चेयरपर्सन कौन है, ये 2 का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या इसका आंसर होगा। अगर वुमेन क्रिकेट कमेटी की बात करें तो वुमेन क्रिकेट कमेटी जो है वो भी आपको याद रखना है कौन है। वो आपको मिलेगा कैम्बेल जी, जो कि न्यूजीलैंड के जो है ऑफ स्पिनर है, ये आपको मिलने वाला है। मोस्टली इस कमेटी की बात करें तो इस कमेटी में जो भी मेंबर्स होते हैं वो फॉर्मर जो ऑलरेडी क्रिकेट खेले हुए हैं वही सारे रहते हैं, जो क्रिकेट प्लेयर्स रहते हैं वो इस कमेटी का पार्ट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है कि 20 चेयरपर्सन ऑफ मैनमेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो है चेयरपर्सन बनाए गए हैं। इनको किसको बनाया गया है? सालिन को जो है बनाया गया है और ये रिप्लेस कर रहे हैं धोनिया को। अब ये पर्सन के बारे में बात करें, सालिन जो है वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं मैनमेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, और अब जो है इनको एज चेयरपर्सन बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट डिफेंस की न्यूज़ को बढ़ते हैं। तो इंडिया ने टेस्ट फायर किया है MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इसके बारे में बात करें तो ये जो है 4th नेशन बन चुका है, इंडिया जो है 4th नेशन बन चुका है आफ्टर USA, रशिया और चाइना की जो भी ड्रोन है उसको जो है लेजर से उड़ाने वाली। मैं थोड़ा आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ ये चीज़ कैसे जो है ये उड़ाने वाला है। ये देखो, पहले तो ये जो सिस्टम बनने वाला है उसमें एक रडार लगा रहेगा, वो रडार जो है डिटेक्ट करेगा ये इंसान है कि ड्रोन है। अगर उसको पता लग गया कि ये ड्रोन है, उसको पता लग गया कि अगर ये ड्रोन है तो उस केस में वो ड्रोन को जो है लेज़र से अटैक किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है MK2 लेज़र डायरेक्टेड
एनर्जी वेपन का, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इसको डेवलप किया गया था बाय डीआरडीओ। मोस्टली जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, इनोवेटिव का काम होता है, वो डीआरडीओ ही डेवलप करता है। तो इसको भी जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया था। और इंडिया जो है 4th नेशन बन चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो है 4th नेशन बन चुका है आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना, जिन्होंने अचीव किया है ये मार्क, जिसमें लेजर के थ्रू जो है ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। अगर बात करें कि ये जो ट्रायल जो है अभी आंध्र प्रदेश में जो कुर्नूल है वहाँ पे किया गया था, जिसमें जो सिस्टम है इसका काम था ट्रैक करने का, उसका डिस्ट्रॉय करने का ड्रोन को इन द मिड फ्लाइट। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, लेकिन हवा में ही जो उड़ा दिया जाएगा। ये आइडियल है जो काउंटरिंग करना ड्रोन इन मॉडर्न वॉरफेयर। तो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत अच्छा काम कर सकता है ये चीज़। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज के ऊपर बढ़े, कुछ नहीं शायद एक ही एक्सरसाइज है। तो ये एक तरह का एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और 8 कंट्री के बीच में खेला जाता है, और इसको अभी के टाइम पे जो है INS चेन्नई में ऑनबोर्ड करके जो है इसको तनिष्या में जो पोर्ट है यहाँ पे किया जा रहा है एक्सरसाइज। इसके अगर फुल फॉर्म देखें तो आपको मिलेगा अफ्रीका इंडिया की मरीन टाइम इंगेजमेंट। तो इसमें मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो हैं, साउथ अफ्रीका है, सोमालिया है, ये सारे के सारे मिलने वाली है। उसके बाद इंडिया भी इसका पार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये तनिष्या में हो रहा था। और अगर AI कीमी के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग होता है यूनिटी संस्कृत में, ठीक है। इस चीज़ पर आपको ध्यान देनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिटी रहता है संस्कृत में। और बोला जा रहा है कि ये जो विज़न है फॉलो करता है जो इंडिया का सागर मतलब कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको फॉलो करते हुए चलता है इंडिया का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के क्या क्या कौन से जो है पार्टिसिपेट थे। तो इंडिया के पार्टिसिपेंट आपको INS चेन्नई मिल जाएंगे, INS खेसरी मिल जाएगा और INS सुनैना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है। ये 3 जो INS है ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये भी पढ़ते हुए चलना है। ट्रायल के बारे में बात करें, क्या क्या ट्रायल किए गए हैं बाई डिफेंस, तो आपको मिलेगा कि पहला तो इन्होंने गौरव मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। तो गौरव क्या है, एक तरह का लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब है। ये आप देख सकते हो सुकोई 30 है। तो सुकोई 30 में आप देख सकते हो कि गौरव जो है बॉम्ब को यूज़ किया गया है, ठीक है। सुकोई 30 में जो है गौरव बॉम्ब को यूज़ किया गया, आप देख सकते हो सुकोई 30 के नीचे इसको लगाया गया। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो इसको भी जो है टेस्ट किया गया बाय डीआरडीओ। और गौरव के बारे में बात करें तो इसमें सुकोई 30 प्लेन में जो है फाइटर जेट में जो है यूज़ करके इसको टेस्ट किया गया है। और ये एक तरह का लैंड बेस्ड आइलैंड टारगेट हिट मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लैंड को जो है अटैक करता है, और मोस्टली इसकी रेंज आपको 100 किलोमीटर के आसपास मिलने वाली है। तो 100 किलोमीटर तक जो है डिस्टेंस तक जो है ये अटैक कर सकता है। डीआरडीओ के 3 लैब ने इसको बनाया है। एक तो रिसर्च सेंटर इमराड जो हैदराबाद तेलंगाना में है, उसके साथ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने मिलकर बनाया है। उसके बाद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चंडीगढ़ में है, इन्होंने मिलकर इस मिसाइल को बनाया गया है। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जैसे कि अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और उसके साथ जो भारत फौज लिमिटेड जो कि पुणे महाराष्ट्र बेस्ड है। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है इस बॉम्ब को जो डेवलप किया है। क्या है, लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब, जिसका नाम है गौरव। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े, चीज़ें और ज़्यादा अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो उसको भी हम कवर करते हुए चलते हैं। पहली चीज़ कि ये जो बॉम्ब है इसकी जो है वेट आपको 1000 किलोमीटर के आसपास मिलने वाली है, और इसकी रेंज आपको 30 से लेकर 150 किलोमीटर तक मिलने वाली है। मतलब पहले तो 30 किलोमीटर से चालू किया था, बट अब इसका इंक्रीज करते करते अब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पहुंच चुके हैं, और प्लान है गवर्नमेंट का कि इसको 150 किलोमीटर तक लेके जा सके। तो रेंज की बारे में बात करें 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक जो इसकी रेंज मिलने वाली है। एग्जामिनर जो है ना, कभी कभी अगर हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है तो वो क्या करता है कि आपको पूछ देगा कि गौरव जो मिसाइल है उसने लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, और उसके बाद आपको पूछ लेगा रेंज, मैक्सिमम रेंज इसका कितना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 150 किलोमीटर इसका मैक्सिमम रेंज है। आप जब पढ़ोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है ये सारी चीज़ें। अब ये क्या है, एक तरह का गाइडेड स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार अगर टारगेट फिक्स कर दिया तो उसके बाद टारगेट के पीछे पीछे ये खुद भागेगा, और खुद ही अगर टारगेट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा हो तब भी उसको गिरा डालेगा। तो ये काम रहता है गौरव बॉम्ब का। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स का न्यूज़। स्पोर्ट्स का न्यूज़ के बारे में बात करें तो बिहार जो है होस्ट करने वाला है 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का, और इसको जो है टोटल 5 सिटीज़ में जो है होस्ट किया जाएगा। पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और
भागलपुर, ये 5 सिटी में जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी जो है मैस्कॉट जो है डिक्लेयर किया गया, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैस्कॉट आपको मिलेगा गज सिंहा। गज सिंहा जैसे आप नाम से पता लगा सकते हो कि एक तरह का एलिफेंट है और उसमें जो है लायन का सर लगा है, तो ये गज सिंहा जो है इसका मैस्कॉट रहने वाला है। किसका? 7th खेलो इंडिया यूथ 2025 का। और ये बात करते तो इसको इंस्पायर्ड है बाय पाला एरा हेरिटेज से, तो पाला एरा हेरिटेज से जो इसको इंस्पायर रखा गया है। अगर थीम सॉन्ग की बात करें तो ये आपको मिलेगा खेल के रंग बिहार के संग। इंपॉर्टेंट थीम सॉन्ग है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्या है? खेल के रंग बिहार के संग, आपको जो है इसका थीम सॉन्ग मिलने वाला है। तो ये मैस्कॉट के बारे में बात करें तो ये मैस्कॉट जो है इंस्पायर है जो इनका बिहार का जो रिच आर्किटेक्चर है उसके वजह से, और ये पर्टिकुलरली जो बिहार का जो रथ सिंह है उनसे जो है इंस्पायर है। इसके साथ ही जो बिहार का जो बोध गया है या नालंदा पिलर्स है उससे जो है इंस्पायर किया गया है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान देनी है, आपने देखा होगा कि जब भी गेम चालू होता है तो उसमें टॉर्च को जो है एक जगह से लेके जाके दूसरी सिटीज़ में लेके जाया जाता है, तो वैसे ही जो है टॉर्च जो है वो कैरी करने वाले हैं, और इस टॉर्च का नाम रखा गया इन्होंने गौरव यात्रा टॉर्च। गौरव यात्रा टॉर्च जो है टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको लेके जाया जाएगा, और ये आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ सकते, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कुछ काम के नहीं होता, इसको स्किप कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कौन से 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसे तो स्किप करो। और ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो है डिज़ाइन किया गया, ये जो टॉर्च जो डिज़ाइन किया गया है महाबोधि टेम्पल के द्वारा, उसके साथ जो नंदला यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा, और इसमें आपको मिलेगा कि कुछ पीपल के ट्रीज भी हैं, स्पैरोज भी हैं, उसके साथ जो मधुबनी आर्ट्स भी मिलने वाली है। तो ये टॉर्च में जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टूर्नामेंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो ISSF वर्ल्ड कप 2025 का अर्जेंटीना में हो रहा था, जिसमें इंडिया के जो शूटर हैं वो 2nd नंबर पे आए हैं, ठीक है। और टोटल बात करें तो टोटल गोल्ड जो है 4 जीते गए हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्राउन्स। हमें क्या ध्यान देना है? हमें गोल्ड में ध्यान देना है। एग्जामिनर आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा से तो गोल्ड से पूछा जा सकता है, सिल्वर और ब्राउन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपको 2 दिख रहे होंगे सिल्वर और ब्राउन, लेकिन अगर आप देखोगे कि 6 महीने में जो करंट अफेयर्स बन जाएगा तो आपको कितने सारे गोल्ड कितने सारे सिल्वर मिलेंगे। एक तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता भी नहीं, तो पढ़ के फ़ायदा भी किया उसका। तो बेटर यही है कि किस किस को गोल्ड मिला है वो पढ़ते हुए चलो। इसमें आपको ध्यान देना है कि 4% को जो गोल्ड मिला है। एक है विजयवीर सिद्धू, जो कि मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल कैटेगरी में जो है इनको गोल्ड मिला गया है, और ये इंडिया के फर्स्ट एवर विन है गोल्ड मेडल में, ठीक है, इन दिस इवेंट। तो ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने इस इवेंट में, कौन सा इवेंट है? मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, इस इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता है। कौन है? विजयवीर सिंधु जी। दूसरे जो आपको मिलेंगे वो वुमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ये कौर शर्मा जी है। तो इससे आपको ध्यान देनी है, ये 2% के नाम याद हो गए। तीसरा नाम जो है आपको पटेल मिलेंगे, जो कि मेंस 10 मीटर जो एयर राइफल है इसमें इनको गोल्ड मिला है। और चौथे जो है वो शुरुचि सिंह जी है, जो कि वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको गोल्ड मिला है। तो ये 4% के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और इसमें कुछ रिमेंबर ट्रिक नहीं, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन है नहीं, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर कुछ रिमेंबर ट्रिक्स होंगे तो मैं आपको वीकली में वो करवा दूंगा। टॉप पोजीशन के बारे में बात करें, टॉप जो है चाइना ने मारा है, जिसमें टोटल इन्होंने 11 मेडल जीते हैं। इंडिया ने कितने जीते हैं? इंडिया ने टोटल जो है 8 मेडल टोटल जीते हैं, और उसमें से गोल्ड जो है वो 4 है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है फ्री स्टाइल चेस ग्रांड स्लैम 2025 का चैंपियनशिप हो रहा था, जिसमें कार्लसन मैग्नस जो है इसको जीते हैं। और इनके बारे में बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आते हैं, और नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और ये जो इवेंट हो रहा था ये फ्रांस में हो रहा था। इनके ओपोनेंट जो थे वो उड़ीसा से हाकुरू थे, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं, क्योंकि एक तो ये इंडिया से जीते नहीं है पहली चीज़, और एग्जामिनर तभी आपको क्वेश्चन पूछा था जब इंडिया ने कुछ अच्छा खासा फोड़ा हो, और चांस है पूछने का, बट चांसेस इतने ज़्यादा भी नहीं हो रहते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनल को भी जीतता है तो चांसेस कम बन जाते हैं, पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं बोला नहीं पूछ सकते, बट कार्लसन मैग्नस की बात करें तो जीतते रहते हैं, ठीक है। तो ये जीतते रहेंगे, तो ट्राई करेंगे कि हम जो अपना अल्टरनेट PDF आता है वहाँ पे आपको एक साथ ही जो है कार्लसन मैग्नस जो भी चेस के इवेंट जीते हैं वो एक साथ ही दे दें, जिसके से आपको रिविजन करने में हेल्प हो। तो अभी अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो, याद नहीं करना चाहते हो, अभी इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि इंडियन सुपर लीग 2024-25 का टाइटल किसको मिला, ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये सुपर लीग जो बनाया जाता है, जैसे IPL होता है, IPL के बारे में पता होगा, जिसमें इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उसके साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आते हैं, वो खेलते हैं। वैसे ये इंडियन सुपर लीग है, जो कि फुटबॉल का गेम है, जिसमें
इंडिया के जो प्लेयर्स है उसके जो फॉरेनर्स के प्लेयर वो भी आते हैं, और बाद में फिर आईपीएल की तरह ही जो है ये गेम होता है, लेकिन ये फुटबॉल का ही होता है। तो इसमें जो विनर मिलेंगे हमको, मोहन बगान सुपर जायंट जो है आपको विनर मिलने वाला है। और ये जो है कोलकाता में इसका फाइनल मैच हो रहा था। इन्होंने जो है बेंगलोर एफसी को हराया था, और ये इन्होंने सेकंड टाइटल जीता है। फर्स्ट टाइटल 2022-23 में जीता था, और अब ये इनका सेकंड टाइटल रहने वाला है, ठीक है। और अगर बात करें इंडियन सुपर लीग की, तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, और इंडियन सुपर लीग जो है इंडिया का फुटबॉल सबसे ज़्यादा बड़ा लीग बोला जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं ये चीज़ कि टॉप टायर जो है सुपर लीग बोला जाता है, बट आपको ये चीज़ पता नहीं चाहिए कि 2014 में से ही जो है ये लीग चलते हुए आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 का स्टेज 1। तो ये जो है यूएसए में हो रहा था, जिसमें इंडिया ने जो है फिनिश किया विथ 4 मेडल। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में 1 गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी जो है एक तरह से मिक्स टीम इवेंट में जीता गया है, ठीक है। मिक्स टीम इवेंट मतलब कि एक तरह से मान सकते हो कि जोड़ियों ने जीता है, ठीक है। तो आपको 2 पर्सन का नाम याद रखना है, डबल्स में इन्होंने जीता है। एक है ऋषभ यादव, और दूसरी जो पर्सन है वो आपको एक वुमेन मिलने वाली है, ज्योति। तो ये 2 पर्सन के नाम आपको याद रखना है कि ये दोनों पर्सन ने जो है गोल्ड जीता है। बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज से पॉइंट होते भी नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है यूएसए में जो है ये इवेंट हो रहा था। इसमें आपको अगर टॉप परफॉर्मर मिलेगा वो आपको मैक्सिको मिलने वाला है। मैक्सिको ने टॉप मारा है। और नेक्स्ट ईयर की बात करें तो अभी जो सिंघाई है चाइना में, वहाँ पे होने वाला है। ये अप्रैल के महीने की बात करें तो अप्रैल के महीने में जो है यूएसए में हुआ था, उसके बाद सिंघाई में होगा स्टेज 2, उसके बाद स्टेज 3 कहीं और जगह पर होगा। उसके बाद जो है इनका फाइनल होता है आर्चरी वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें आपको लिख के रखा हुआ है, देखो आप कि जो भी आर्चरी वर्ल्ड कप है इसको 4 स्टेज में बढ़ाया जाता है इन डिफरेंट कंट्रीज। और जो टॉप 8 इंडिविजुअल्स आर्चरी में हैं ईच कैटेगरी के, जो भी कैटेगरी है उसमें जो टॉप 8 रहेंगे उनको ही जो है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में भेजा जाता है। वो आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में जो है जाएंगे, और उसके बाद आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल से डिसाइड होगा कौन जो है विनर रहने वाला है, ठीक है। तो ये 2 पर्सन के आप फोटो भी देख सकते हो, आप ये 2 पर्सन का फोटो भी देख सकते हो कैसे जो है इन्होंने जीता है। और ये जो है मिक्स टीम इवेंट में जीता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स। हमने ट्राई किया कि जितना शॉर्ट में हो सकता है, जितना क्रिस्प में हो सकता है वो आपने प्रोवाइड किया। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन कहीं भी लूज हुई है। इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वो आपको हमने प्रोवाइड की है, और एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट ही मैंने पढ़ाया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इवन जो क्विजेस हैं वो भी हम डेली फॉर्म में, वीकली फॉर्म में टेलीग्राम में करवाते रहते हैं, तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट देखते रहे सरकारी चैनल अभी का मित्र रहता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।